हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इधर कई दिनों से आप लोगों को वीडियोस वगैरह नहीं मिल पा रहे थे, तो अभी देखिए इस वीडियो में हम लोग ये सॉल्व करने वाले हैं कि जो जियोमॉर्फोलॉजी है इसमें टोटल प्रश्न जो दिया गया है ये सभी सर की किताब से ही है आपका। ठीक, उसमें आप सर्च करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो इसमें जियोमॉर्फोलॉजी के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लगभग 70 प्रश्न है जो आपके आगामी यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ जो है टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे देखिए आप लोग को जानकारी हुई है कि 15 से लेकर 23 तक जैसे विषय आपका हिंदी हो गया, ज्योग्राफी होगा, इन सभी का दिसंबर में ही होने वाला है। तो 15 से लेकर 23 के बीच कभी भी हो सकता है, यानी कि अभी आपके पास कितने दिन का समय है। अभी मान लीजिए आज 18 हो गया, तो लगभग आपके पास जो है मान के चलिए कि 25 दिन मान ले रहे हैं, 25 दिन का लगभग समय है ऑलमोस्ट। ठीक, यदि 25 डेज आपके पास हैं तो उसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जब परीक्षाएं नज़दीक हो जाती हैं तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि यूनिट वाइज प्रैक्टिस जब आपका होता है तो यूनिट वाइज प्रैक्टिस से पूरा सिलेबस जो आपका रिवीजन हो जाता है। यानी जब सिलेबस रिवीजन हो जाएगा, जो आपने उस यूनिट में आपकी थ्योरी जो पढ़ा होगा, तो अगर एक यूनिट से 70 से 80 प्रश्न सॉल्व करेंगे तो वो पूरा जो है आपका। और प्रीवियस ईयर ज़रूर फोकस कर लीजिएगा यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ देने जा रहे हैं, या आप पीजीटी या फर्स्ट ग्रेड राजस्थान का हो गया कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर निश्चित तौर पे उसको डिटेल में सॉल्व करिए। इससे वहाँ से मान के चलिए कि 30 से 40% प्रश्न जो है डिटेल में जब उसको सॉल्व करेंगे तो वहीं से आपको मिल जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये प्रश्न स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप लोगों को एक सूचना दे दी जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये नेट का, आरपीएससी का और हायर का संपूर्ण कोर्स अवेलेबल है। अभी देखिए यहाँ पे एक छूट आप लोगों को ये किया गया है कि जो 6 से 8 मंथ जो दिया गया है इसको 12 मंथ कर दिया गया कोर्स का ड्यूरेशन। ठीक, यदि आप यहाँ पे देखिए टोटल सिलेबस पे आपको पीडीएफ, वीडियो, टेस्ट, टॉपिक वाइज भी टेस्ट मिल जाएगा, कंबाइंड टेस्ट भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर के भी टेस्ट कराए जाते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और यहाँ पे जो लिखा गया है सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक, फिलहाल समय कम है, तो यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो ये जो आपका 25 दिन इधर बचा है तो इसके लिए भी आपको वहाँ पे काफ़ी यूजफुल होगा। आगे जो आपका कोर्स रहेगा ये 12 मंथ तक वैलिड रहेगा आपका, तो आगे जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है तो उसके लिए भी आपका फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इधर वाला एग्ज़ाम और वो दोनों यहाँ पे आपके लिए ये किया जाएगा। प्लस जो टेस्ट की बात मैं कर रहा था, तो टेस्ट जो आपका यहाँ पे देखिए रहेगा, तो टेस्ट में यहाँ पे देखिए ये पहले से चालू किया जा चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे 10 सेट जो आपका रहेगा वो नेट के सिलेबस से कंबाइंड टेस्ट रहेगा, जिसमें 100 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। प्लस वहाँ पे आपका 2 टेस्ट ऐसे होंगे, एक तो आपका कंबाइंड जो है पूरे सिलेबस से, यानी पूरे पाठ्यक्रम से जितनी थ्योरीज होती हैं, चाहे जियोमॉर्फोलॉजी की हो गई, क्लाइमेटोलॉजी की हो गई, या ज्योग्राफिकल थॉट की हो गई, या आपका ट्रेड एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी की हो गई, ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी की हो गई, तो सारी थ्योरीज का वहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस सेट अलग से मिलेगा। प्लस जो सभी यूनिट का अलग अलग से 100 प्रश्नों का यहाँ पे मिलेगा, और हर एक यूनिट से आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है मिल जाएगा। यानी टोटल यहाँ पे 10 सेट मिलेगा, 1000 प्रश्न हो गए 10 सेट का, प्लस जो है 10 यूनिट का 100 प्रश्न यानी 2000 प्रश्न हो गए। और हर एक यूनिट से जो प्रीवियस ईयर यानी कि लगभग आपके 3 से 4000 प्रश्नों का यहाँ पे कलेक्शन आपको मिल जाएगा। यदि आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक, तो इधर काफ़ी बात हो गई, तो अब हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी प्रश्न रखा गया है ये सभी प्रश्न जो है स्तरीय प्रश्न है, आप कोशिश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि। और कमेंट निश्चित तौर पे करिएगा। जो 70 प्रश्न यहाँ पे लगभग हैं तो इसको 2 पार्ट में हम लोग करेंगे, 35 इसमें देखेंगे, 35 नेक्स्ट डे। ठीक, तो 35 प्रश्नों में आपके कितने सही हो रहे हैं ये निश्चित तौर पर आप बताइएगा। ठीक, तो इससे पता चलेगा कहाँ जो पेपर का स्तर है किस तरह से है। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि जब बलन का एक भाग टूटकर पास में ही दूसरे भाग पर चढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ग्रीवाखंड, ऑक्टोक्थोनस, या फिर एलेक्थोनस, ग्रीवाखंड या स्लिप। ठीक, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑटोक्थोनस ग्रीवाखंड। ठीक, यह ऑटोक्थोनस नए पे क्या होता है कि जब अपनति या वलन की एक भुजा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ग्रीवाखंड भी होता है यहाँ पे, लेकिन प्रश्न जिस तरह दिया रहा है वही आप फॉलो करिएगा कि जब वलन का या अपनति का
एक भुजा टूटकर पास वाले वलन या अपनति पर सवार हो जाता है, ठीक, तब उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे स्वस्थानिक ग्रीवाखंड या आटोक्थोनस ग्रीवाखंड। यानी कि जो इनका वलन है ये आटोक्थानिस यानी स्वस्थानिक, अपना स्थान इसने नहीं चेंज किया, बल्कि क्या हुआ, जो वलन था इसकी एक भुजा टूट के इसी दूसरे वाले के जो वलन था उसके ऊपर सवार हो जाती है, ठीक, जो पास वाला वलन है, तो इसे क्या बोलते हैं, आटोक्थोनस नैपे, ठीक, ये नैपे के एक टाइप में आता है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए ग्रीवाखंड भी विकल्प में है, आटोक्थोनस है, एलोक्थोनस है, इसीलिए इसमें ये रखा गया ताकि कि ग्रीवाखंड यदि आपको विकल्प में रहे तो आप कुछ सोचिए नहीं, ग्रीवाखंड लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए उसके भी जो टाइप हैं उसके बारे में दिया गया है। दूसरा प्रश्न आप देखिए, चट्टानी संरचना में होने वाला कुल ऊर्ध्वाधर विस्थापन क्या कहलाता है। चट्टानी संरचना में होने वाला कुल ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या कहलाता है, स्लिप, हेज, थ्रो यानी प्रक्षेप या फिर शिफ्ट। तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है चट्टानी संरचना में उसे बोलते हैं प्रक्षेप, क्या बोलते हैं, थ्रो या प्रक्षेप बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे दिया गया है कि ब्रिटेन का कैरी कैसल जो रेंज है वो किस प्रकार के वलन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यानी ब्रिटेन का जो कैरी के कैसल रेंज है, पर्वत श्रेणी है, ये किस प्रकार के वलन के उदाहरण को प्रस्तुत करती है। विकल्प आपके पास है एकनत वलन, प्रतिवलन, सममित वलन या फिर परिवलित वलन। तो जो आपका ब्रिटेन का कैरी कैसल है ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि या किस प्रकार के वलन का उदाहरण है, तो ये आपका जो है परिवलित वलन का उदाहरण है। किस प्रकार के वलन का, परिवलित वलन का उदाहरण है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, भू आकृति विज्ञान। अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीजीटी में आपसे पूछा गया था कि भूगोल का अंधयुग कौन सा है, भू आकृतिक विज्ञान का अंधयुग किसे कहा जाता है या डार्क एज ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी किसे कहा जाता है। तो पहली से लेके 14वीं सदी, दूसरी से 15वीं, 15 से 16वीं, ये देखिए सविन सर की किताब में आप देखिएगा वहाँ पे मिल जाएगा। पहली से 14वीं सदी को जो है ये क्या बोलते हैं, डार्क एज ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, हिम नदीय घाटियाँ किस प्रकार की उच्चावच हैं, प्रथम श्रेणी की, द्वितीय श्रेणी की, तृतीय श्रेणी की या इनमें से कोई नहीं। तो हिम नदी जो घाटियाँ हैं ये किस प्रकार के उच्चावच के उदाहरण को प्रस्तुत करती हैं, तो ये तृतीय श्रेणी के उच्चावच के उदाहरण को प्रस्तुत करती हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है कि बिग बैंग थ्योरी और स्फीति सिद्धांत। देखिए दोनों अलग अलग सिद्धांत हैं, याद रखिएगा। बिग बैंग थ्योरी प्लस जो है स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत को अलन गुथ ने दिया है जिसका प्रतिपादन अधिक है। स्फीति सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी यहाँ पे कह रहा है कि इसके से संबंधित जो है ये दोनों की बात यहाँ पे चल रही है कि जिसका प्रतिपादन लेमेटेयर ने किया जो ब्रह्मांड, आकाशगंगा व सौर मंडल के लिए था, कि विशद व्याख्या किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। ठीक, तो बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेटेयर, स्फीति सिद्धांत अलन गुथ। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों जो सिद्धांत दिए गए ये ब्रह्मांड और आकाशगंगा सौरमंडल के लिए था। तो लेमेटेयर का प्रतिपादन किया बिग बैंग थ्योरी का, लेकिन इसकी बृहद व्याख्या किसके द्वारा की गई, बेगनोर, स्मिथ, लेमेटेयर या फिर डेविस। तो किसने किया था, ये बेगनर ने या बेगनोर ने किया था ये। अगला है कि बृहस्पति सूर्य द्वैतारक परिकल्पना किसने दिया, कीपर ने, डोविसेवस्की ने, लेमेटेयर ने या लिटिलटल ने। तो बृहस्पति सूर्य द्वैतारक जो परिकल्पना है ये किसने दिया, डेविसेवस्की ने दिया है। अगला यहाँ पे आपको सही क्रम कौन सा है ये बताना, पर्मियन है, डियोनियन, कार्बोनिफेरस, सिल्यूरियन। तो कौन सा इसमें हो जाएगा, पर्मियन है, डियोनियन है, कार्बोनिफेरस है, सिल्यूरियन है। तो इसमें देखिए पर्मियन के बाद कौन सा आता है, कार्बोनिफेरस आता है, उसके बाद कौन सा आता है, डियोनियन आता है, फिर सिल्यूरियन आता है। तो पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डियोनियन, सिल्यूरियन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है किसका नाम डियोनशायर नामक स्थान पर है जो यूके का है, इस पे ये पढ़ाए थे। यानी किसका नाम जो डियोनशायर नामक स्थान पर जो
यूनाइटेड किंगडम का है वो पड़ा है। तो डियोनशायर किसके नाम पे पड़ा है? पर्मियन के, डियोनियन के, आर्डोविसियन के, सिल्यूरियन के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डियोनशायर यानी कि डियोनियन से है ये। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का जो नेचुरल सोर्स है वो कौन सा है? यानी नेचुरल नहीं बल्कि अप्राकृतिक स्रोत पूछ रहा है। तो इसमें देखिए प्राकृतिक नहीं बल्कि अप्राकृतिक स्रोत कौन सा है जो पृथ्वी की संरचना के बारे में जानकारी देता है? घनत्व, दबाव, ज्वालामुखी उद्गार, तापमान। तो इसमें देखिए आपका जो अप्राकृतिक सोर्स है इसमें देखिए घनत्व है, दबाव है, ज्वालामुखी उद्गार है, तापमान है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी उद्गार जो है ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, जबकि टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी ये सभी क्या हैं? अप्राकृतिक हैं। तो इसका कौन सा विकल्प हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला है, स्वेस ने पृथ्वी की परतें कितनी बताई थी? या कौन कौन सी परतों की बात स्वेस ने किया है? ठीक, तो इसमें देखिए स्वेस ने एक बाहरी परत, सियाल, सीमा, नीफे या निचली परत। तो इसमें जो स्वेस ने बोला है वो सियाल, सीमा, नीफे की बात किया था, यानी 2, 3 और 4। तो सही विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला है, किसकी रचना लोहे और निकिल से हुई है? यानी आयरन और फेरस से, आयरन का ही जो लैटिन नाम फेरस हो गया, निकिल और आयरन से किसका हुआ? स्थलमंडल, नीफे, बायोस्फीयर, पायरोस्फीयर। ठीक, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थलमंडल है, नीफे है, बायोस्फीयर है, पायरोस्फीयर है। तो नीफे और बायोस्फीयर ये दोनों क्या है? ये आयरन और निकिल से निर्मित हुई है। ठीक, नीफे को ही एक प्रकार से यहाँ पे बायोस्फीयर भी बोला जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी 2 और 3 सही है। अगला है, मेंटल प्लूम जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है? विल्सन, मॉर्गन, डेविस या बलार्ड? तो मेंटल प्लूम जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक हैं ये विल्सन। कौन है? कौन है? विल्सन है। अगला है, गुटेनबर्ग असंबद्धता यानी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो मेंटिल और अंतरतम सीमा को क्या कहते हैं गुटेनबर्ग? तो मेंटिल और कोर, यहाँ पे देखिए निचला मेंटिल और अपर कोर के बीच जो है गुटेनबर्ग है। यदि मेंटिल और कोर बोला जाएगा तो भी आपका कौन सा हो जाएगा? गुटेनबर्ग हो जाएगा। तो सही है ये। इसी को बिचर्ड असंबद्धता कहते हैं, ये भी सही है। यहाँ पी लहर में अचानक वृद्धि हो जाती है, तो ये बात सही है कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जब ये पहुँचती हैं लहरें पी वेव्स, तो यहाँ पे अचानक यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलती है। तो यानी 1, 2 और 3 यहाँ पे राइट आंसर हैं। सी विकल्प सही है। जीलैंडिया विश्व का कौन सा महाद्वीप होगा? 6, 7, 8 या फिर 9? तो बहुत आसान सा प्रश्न है। जीलैंडिया आपका 8वां होगा। महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत से संबंधित हैं लॉर्ड केल्विन का सिद्धांत, या लुथियन ग्रीन का सिद्धांत, लैपवर्थ-यंग का सिद्धांत, या सभी? तो महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत दिया है ये सभी ने दिया है। यहाँ पे केल्विन महोदय ने भी दिया है। लुथियन ग्रीन का चतुष्फल की संकल्पना भी है। लैपवर्थ और लॉ ने भी दिया है। यानी कि कौन सा विकल्प यहाँ पे हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट आइए, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया? ये देखिए बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और ये बहुत आसान सा प्रश्न भी है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया? टेलर, विग्नर, ग्रीन, केल्विन। तो कौन है? देखिए 2 चीज़ें हैं, एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, एक महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी है। ठीक, तो महाद्वीपीय जो प्रवाह सिद्धांत है ये किसका है? टेलर का है। जबकि विस्थापन सिद्धांत किसका है? विग्नर का है। क्लियर? टेलर ने महाद्वीपों के स्थानांतरण को क्या बताया कि विषुवत रेखा की तरफ हुए हैं या पश्चिम की तरफ हुए हैं? तो विकल्प है 1, 2, 1, 2 यानी दोनों हैं, या 1 और 2 कौन है? तो टेलर ने महाद्वीपों के स्थानांतरण को किधर बताया? तो इसने विषुवत रेखा की तरफ भी बताया था और पश्चिम की तरफ भी बताया था टेलर ने, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का विस्तार कहाँ पे पाया जाता है? भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये कहाँ पे हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यानी कि जो आपका गोंडवाना लैंड वाला पार्ट है वहाँ नहीं, बल्कि लारेशिया वाले में ये आपका नहीं पाया जाता है। जैसे नॉर्वे वगैरह होगा तो यहाँ पे ये नहीं देखने को मिलेगा।
तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 और 3, 4। 6 प्रमुख प्लेटों में कौन सा शामिल है? तो देखिए जो प्लेटों में डिवाइड किया, कहीं आपको 6 मिलेगा, कहीं 7 मिलेगा प्रमुख प्लेटों में, ठीक। NCERT 6 लिखता है। तो 6 प्रमुख प्लेटों की हम लोग बात करेंगे तो यूरेशियन है, कोकोस है, स्कोशिया है, इंडियन है, जो विकल्प दे रखा है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है प्रमुख प्लेटों के अंतर्गत आएगा। तो प्रमुख प्लेटों में आपका जैसे यूरेशियन हो गया, इंडियन प्लेट, ये सभी क्या हैं? ये दोनों 1 और 4 ये प्रमुख हैं, जबकि कोको और स्कोशिया क्या है? गौड़ प्लेटें, सेकेंडरी हैं, ठीक। अगला देखिए 21 में किस प्लेट किनारों के सहारे नए चट्टानों का निर्माण होता है? तो किस प्लेट किनारों के सहारे नए चट्टान बनेंगे? विनाशी, अभिसारी या अपसारी यानी रचनात्मक, या इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो किसके सहारे ये चट्टानें बनेंगी? तो नए चट्टानों का निर्माण जो है रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे यानी अपसारी। जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, जो नीचे का लावा होगा ऊपर आ जाएगा, तो डाइवर्जेंट होगा, और डाइवर्जेंट की वजह से यहाँ पे नीचे वाला लावा ऊपर आएगा, और ऊपर चूँकि जल है तो ये ठंडे होके क्या होगा? नए चट्टानों के निर्माण को करेगा ये। अगला, किस विद्वान ने प्रशांत महासागर में चुंबक मापी यंत्र की सहायता से सागर नीतल की शैलों के चुंबकत्व की जानकारी दी? तो सागर नीतल की शैलों के चुंबकत्व की जानकारी किस विद्वान ने दी? और ये स्पेशली कहाँ पूछ रहा? प्रशांत महासागर में। हैरी एस मैसन, चैलेंजर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मैसन महोदय ने प्रशांत महासागर में चुंबक मापी यंत्र की सहायता से सागर नीतल की शैलों के चुंबकत्व की जानकारी दी। अगला, भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डटन, हटन, डेविस या वेगनर? तो इसके राइट आंसर जो हो जाएगा डटन महोदय ने भू संतुलन शब्द का प्रयोग किया, सर्वप्रथम डटन ने ही किया है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, महाद्वीप भाग एक ही प्रकार के घनत्व वाले शैलों का बना है, परंतु उसके विभिन्न भागों की गहराई में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। देखिए एयरी और प्राट के 2 मत हैं, और यहाँ से आपका कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो निश्चित तौर पे आप याद रखिएगा। इसीलिए प्रश्न में दिया गया कि महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार के घनत्व वाले शैलों से बना है, परंतु उनके विभिन्न भागों की गहराई में क्या होता है? अंतर पाया जाए, यानी घनत्व भले बराबर है लेकिन गहराई में क्या है? अंतर है। तो ये किसने कहा है? ये एयरी का मत है, ठीक। जबकि प्राट ये कहता है कि घनत्व गहराई में अलग अलग अंतर है, लेकिन गहराई मान लीजिए समान है तो घनत्व में अंतर होगा। तो जबकि एयरी का मत है कि जो घनत्व है उसमें यदि समानता है तो गहराई में पर्याप्त अंतर देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, एयरी। अगला, जब किसी अपनत्य के एक ओर का ढाल जो है अधिक तथा दूसरी ओर का ढाल क्या होता है? कम होता है। जब किसी अपनत्य के एक ओर का ढाल अधिक और दूसरी ओर का ढाल कम होता है तो उस प्रकार की अपनति को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं असममित अपनति, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 26 में है, पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? ये मैक्सिमम बार आया है कि जो अर्थ का क्रस्ट है, क्रस्ट में मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो किस तत्व का होता है, किस एलिमेंट का होता है? तो इसमें दिया ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा या सोडियम। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये ऑक्सीजन है, लगभग 46% ये पाया जाता है। पाताली चट्टानों का उदाहरण कौन सा है? यानी प्लूटोनिक रॉक कौन सी हैं? ग्रेनाइट है, गैब्रो, लैकोलिथ है या सिल है, ठीक। तो जो प्लूटोनिक रॉक है उसमें आपका है गैब्रो, लैकोलिथ है, सिल है और ग्रेनाइट है। तो ये तीनों नहीं होंगे, बल्कि सही उत्तर आपका राइट आंसर ग्रेनाइट हो जाएगा। अगला है, नीस का प्रमुख खनिज कौन सा है? तो ग्रेनाइट का आप जानते हैं कि जब मेटामॉर्फिज्म हो जाता है तो क्या बन जाता है? ग्रेनाइट का नीस। तो ग्रेनाइट का जो नीस बनता है, नीस में मुख्य रूप से कौन से मिनरल पाए जाते हैं? डोलोमाइट, लोहा, फेल्सपार या इनमें से कोई नहीं? तो नीस में आपका कौन सा पाया जाता है? फेल्सपार है। नेक्स्ट है, सत्य कथन कौन सा है? दिया है हागबैग या सूकर कटक का डिप व ढाल दोनों क्या होते हैं? खड़े होते हैं। क्विस्टा का डिप और ढाल क्या होता है? ये खड़ा ना होकर क्या हुआ? झुका होता है। महीन कणों व बड़े कणों के मिश्रण से बनी आग्नेय शैलों को पोरीफाइटिक आग्नेय शैलें कहते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए हागबैग के सूकर कटक का डीप और ढाल क्या होते हैं? दोनों खड़े होते हैं, राइट है। क्विस्टा का डीप और ढाल खड़ा ना होकर क्या होता है? झुका होता है।
महीन कणों या बड़ों कणों से मिल के बनने वाली जो आग्नेय शैल उन्हें क्या बोलते हैं, पोरिफाइटिक आग्नेय शैल कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर 1, 2 और तीनों सही होंगे। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं। 30 नंबर है, किस प्रकार के ज्वालामुखी में प्राय विस्फोट और लावा का भयंकर उद्गार देखा जाता है तथा लावा कैसा होता है, चिपचिपा और लसदार होता है। तो यह किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है या विशेषता है कि जिसमें ज्वालामुखी क्या होता है, उसमें विस्फोट क्या होता है, प्राय भयंकर उद्गार उसमें देखा जाता है तथा लावा क्या, चिपचिपा व लसदार होता है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा हवाई है, स्टम्बोली, वल्केनो है, इनमें से कोई नहीं। तो वल्केनियन टाइप के जो वल्केनो होते हैं उसमें क्या होता है कि वो विस्फोट के समय लावा में भयंकर उद्गार होता है और उसमें क्या होता है, लावा जो है ये चिपचिपा लसदार होता है। अगला, ज्वालामुखी से निकले बड़े आकार वाले जो विखंडित पदार्थ हैं जब संगठित हो जाते हैं और जल में जमा हो जाते हैं तब इनको क्या बोला जाता है या स्पेशली क्या नाम दिया जाता है, ब्रेसिया, ट्रफ, क्रेटर या प्लग। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्रफ। जब ज्वालामुखी से निकले बड़े वाले विखंडित जो बड़े कण हैं या पदार्थ हैं या चट्टानें हैं उनसे जो विखंडित पदार्थ है जब वो संगठित होकर जल में जमा हो जाता है तो उसे बोलते हैं ट्रफ। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, भारत में भूकंपीय क्षेत्र के किस मंडल को अब मिलाकर 4 मंडल बना दिए गए हैं। तो 5 भूकंपीय जोन था भारत में, तो 5 की जगह 4 कर दिया गया। किनको एक साथ बोला जाता है, तो इसमें देखिए 1, 2 है, 2, 3 है, 3, 4 और 5 है या इनमें से कोई नहीं। तो 1 और 2 को जो है ये मर्ज करके 1 कर दिया गया है कि यानी इन दोनों मंडलों को एक मंडल बना के टोटल भूकंपीय जोन भारत में कितने बनाए गए हैं, 4 कर दिए गए हैं। ठीक, तो सही विकल्प आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का जो संबंध है किससे है। तो प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का जो संबंध है भूकंप है, ज्वालामुखी है, महाद्वीप विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। तो ये कर्नल रीड का है। ठीक, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत ये भूकंप से संबंधित है। अगला, अब तक सर्वाधिक गहराई वाला भूकंप कितने किलोमीटर या कितने मीटर गहराई तक आया है। तो ये कौन सा है, ये 720 किलोमीटर गहराई तक अब तक आया है। अगला और लास्ट प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है, दृश्य भूमि संरचना प्रक्रिया और अवस्था का प्रकार होता है का संबंध किससे है। टेलर हैं, डेविस हैं, पिंक है, गिलबर्ट हैं। तो इसमें देखिए बहुत आसान सा ये प्रश्न है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह है डेविस। इसे ही क्या बोला जाता है, डेविस का त्रिकुट बोला जाता है। ठीक, लैंडस्केप या जो दृश्य भूमि है इसकी संरचना, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और फेज या स्टेज। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट 35 क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। तो यदि आप दिसंबर में जो आपका नेट JRF का एग्ज़ाम है यदि उसको देना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप करके इस पे आप जो है पूरा डिटेल ले सकते हैं। वहाँ पे आपको कंप्लीट टेस्ट मिल जाएगा और प्लस जो है पॉइंटर भी आपको मिल जाएगा जहाँ से 10 से 15 प्रश्न आसानी से आप पा जाएंगे। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।